आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे उबर की। जानेंगे कि किस तरह दुनिया भर में अपने कारोबार के विस्तार का मंसूबा पाले किराए पर टैक्सी उपलब्ध कराने वाली कंपनी ने भारत में किस तरह से नियम कायदों की अनदेखी की, साथ ही टैक्स चोरी करने के लिए क्या क्या जतन किए। इसके अलावा समझेंगे कि कंपनी के कोड वर्ड में किल स्विच का क्या मतलब है और इस बात की पड़ताल करेंगे कि कंपनी ने पैनिक बटन के नाम पर किस तरह सरकार से लेकर पब्लिक तक को अंधेरे में रखा। नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. आपके जरिए किराए पर टैक्सी उपलब्ध कराने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी उबर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। कंपनी ने दुनिया भर में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई अनैतिक साधनों का इस्तेमाल किया। द उबर फाइल्स के नाम से जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उबर ने भारत के लेबर और टैक्स कानून कायदों का जमकर फायदा उठाया। आइए सबसे पहले जानते हैं कि उबर फाइल्स क्या है। दरअसल ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन को उबर से जुड़े कुछ दस्तावेज हाथ लगे थे, जिसको लेकर द गार्डियन ने एक रिपोर्ट अपने यहाँ छापी थी। इस रिपोर्ट में कंपनी के कामकाज को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इनमें कंपनी की इंटरनल मेल से लेकर इस बात का जिक्र है कि कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए हैं। सबसे पहले गार्डियन ने उबर को लेकर यह खुलासा किया। इसके बाद गार्डियन ने दुनिया भर के खोजी पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय समूह यानी इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIJ के साथ उबर के इन 1,24,000 आंतरिक दस्तावेजों, ईमेल, वॉइस और अन्य दस्तावेजों को साझा किया है। ये सभी कम्युनिकेशंस 2013 से 2017 के बीच किए गए हैं। ICIJ ने इन दस्तावेजों की पड़ताल की है। इसे ही द उबर फाइल्स के नाम से दुनिया भर के करीब 30 देशों में रविवार 10 जुलाई को जारी किया गया है। पनामा पेपर लीक्स, पंडोरा पेपर और पैराडाइज पेपर के बाद उबर फाइल्स को भी इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म की दुनिया में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। भारत में खबर द इंडियन एक्सप्रेस ने प्रकाशित की है। उबर ने करीब 10 साल में ही भारत समेत अपना कारोबार 72 देशों में फैला लिया है और कंपनी का नेटवर्थ $44 अरब पहुंच गया है। आखिर उबर ने इतने कम समय में अपना कारोबार बढ़ाने में क्या तरीके अपनाए, आइए समझते हैं। ICIJ की पड़ताल में इस बात का पता चला है कि उबर ने अपने कारोबार के विस्तार के लिए कानूनों की धज्जियां उड़ाई, अपने फायदे के लिए सरकारों के साथ झूठे वादे किए और ड्राइवरों के साथ हुई हिंसा का इस्तेमाल तक अपने फायदे के लिए किया। रिपोर्ट के मुताबिक उबर ने लेबर टैक्स कानूनों को अपने पक्ष में करवाने के लिए बड़े बड़े राजनेताओं की लॉबिंग का सहारा लिया, सरकारी शिकंजों से बचने के लिए तथ्यों की छिपाने वाली तकनीक का सहारा लिया, बर्मुडा और टैक्स हेवन कंट्रीज में पैसा भेजा। अपने फेवर में नियम बनवाने के लिए कंपनी ने दुनिया भर के कई सीनियर लीडर्स की मदद से खुद के लिए लॉबिंग कराई। इस बारे में हमने उबर फाइल्स की छानबीन करने वाले इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर एडिटर श्यामलाल यादव से बातचीत की। आइए जानते हैं पूरा मामला है क्या। उबर फाइल्स क्या है? करीब 1.25 लाख 1,24,000 डॉक्यूमेंट्स जो मोस्टली उनके उबर एग्जीक्यूटिव्स के इंटरनल कम्युनिकेशंस हैं। 2013 से 17 के दौरान के हैं ज्यादातर वो कागज। वो गार्डियन न्यूज़पेपर को लीक हुए थे। किसी अननोन सोर्स ने उनको लीक किया था। तो गार्डियन ने ICIJ को शेयर किया, इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जो वाशिंगटन DC में संस्था है, और इंडियन एक्सप्रेस उसमें एक पार्टनर है। इस तरह दुनिया के 30 देशों के 40 के करीब जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने मिलकर के ये इन्वेस्टिगेशन किया था। उसका फायदा उठा करके, जैसे आपको ध्यान में होगा कि इन्होंने जब ये यहाँ पर ये अगस्त 2013 में लॉन्च हुए तो काफी समय तक ये सर्विस टैक्स नहीं दे रहे थे। वो कहते थे कि हम किसी कैटेगरी में आपके आते ही नहीं। उसके बाद 2015-16 के बजट में उस समय के जो वित्त मंत्री अरुण जेटली जी हैं, उन्होंने जब ये अनाउंस किया कि कैब एग्रीगेटर जो है वो भी एक कैटेगरी है और उनको भी सर्विस टैक्स कलेक्ट करके देना पड़ेगा। उसके 2 महीने बाद जाके उबर ने फिर उसको इम्प्लीमेंट तो किया, लेकिन रेट रिवाइज कर दिया, रेट बढ़ा दिया। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें, अब आपको ध्यान में होगा कि RBI ने उनको एक पहले नोटिस दिया था कि आपका पेमेंट सिस्टम ठीक नहीं है, क्योंकि उबर जो भारत में आया, उनकी यहाँ पर 5 कंपनियां हैं। 5 में से 4 जो हैं, उनकी जो होल्डिंग कंपनी है वो नीदरलैंड्स में जो टैक्स हेवन, और सिर्फ एक कंपनी है वो जो कोई US की कंपनी है, उससे सीधे यहाँ पर सीधे उसकी सब्सिडियरी है, जो यहाँ पे बहुत नाम मात्र का बिजनेस करती है और लॉस में चलती है।
तो इस तरह से वो आए, तो मैं ये कहूंगा कि वो भारत के जो सिस्टम में खामियां थोड़ी थोड़ी हैं उसको इन्होंने अच्छे से एक्सप्लॉइट किया। आरबीआई ने जो उनको वार्न किया, चिंता की बात है, आरबीआई ने खुद ये एक्शन नहीं लिया था। एक रेडियो टैक्सी एसोसिएशन ने आरबीआई को चिट्ठी लिखी कि इस तरह हो रहा है कि उनका सारा पेमेंट जो है वो नीदरलैंड की कंपनी को सीधे जा रहा है, यहाँ कोई चेक नहीं है। तब जाकर के आरबीआई ने इंटरवीन किया, उसके बाद इन्होंने अपना पेमेंट सिस्टम सुधारा। इस तरह की चीजें हैं। और फिर वो कभी कहते हैं कि हम टूर ऑपरेटर कैटेगरी में आते हैं, कभी कहते हैं हम रेंट कैब कैटेगरी में आते हैं, फिर वो ड्राइवर्स को कोई लेबर राइट्स नहीं देते, उनको अपने एम्प्लॉयज नहीं मानते। तो बहुत सारी चीजें हैं। भारत में उबर की सर्विस साल 2013 में शुरू हुई थी और कंपनी के लिए भारत तेजी से बढ़ता बाजार बन गया है। आज भारत में कंपनी के लगभग 6 लाख लोग कैब चला रहे हैं। आज 100 से ज़्यादा शहरों में कंपनी की सेवाएं उपलब्ध हैं। उबर के तत्कालीन एशिया हेड एलन पेन ने अगस्त 2014 में भारत में अपनी कारोबार रणनीति को लेकर भारतीय टीम को एक ईमेल किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि अपने पहले साल में हमने भारत में खूब हलचल मचा दी है। भारत के लगभग हर शहर में हमें स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों तरह के मुद्दों का सामना करना पड़ेगा। उबर के कारोबार में यह आम बात है। उबर को भारत में लगभग सभी रेगुलेटर्स के साथ अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2014 में उबर ने अपने कर्मचारियों के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें भारत को एक मिसाल के तौर पर पेश करते हुए समझाया गया था कि सर्विस टैक्स के मामलों को कैसे सुलझाया जाए। उस रिपोर्ट के एक पेज पर कहा गया, भारतीय अधिकारी चाहते हैं कि हम अपने खाते उनके लिए खोल दें, नहीं तो हम फ्रॉड कर रहे हैं। दरअसल नियम कानूनों का पालन ना करने की वजह से कंपनी को रिजर्व बैंक और सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, कंज्यूमर कोर्ट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी काफी संघर्ष करना पड़ा था। इसके कुछ हफ्ते बाद दिसंबर 2014 में उबर के लिए सबसे बड़ा संकट आया था, जब दिल्ली में एक उबर ड्राइवर ने 25 साल की एक युवती का बलात्कार किया। कंपनी के इंटरनल मेल से पता चलता है कि इस घटना के बाद कंपनी के अधिकारी सहमे हुए थे। उस घटना के कुछ समय बाद 11 दिसंबर 2014 को उस समय की कम्युनिकेशन हेड नायरी उर्दाजिया ने कर्मचारियों को एक ईमेल में लिखा, याद रखो कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है और कई बार हमें दिक्कतें होंगी क्योंकि हैं तो हम अवैध ही। इसके बाद एक्सप्रेस की एक पड़ताल से पता चलता है कि दिल्ली बलात्कार की घटना के बाद कंपनी ने सेफ्टी फीचर पैनिक बटन लगाने का दावा किया था, वह सिर्फ नाम का है। अपने किए वादे के 6 साल बाद भी पैनिक बटन काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि उबर पर जब जब सरकारी एजेंसियों ने रेड मारने की कोशिश की तो कंपनी ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी तथ्यों को छिपाने वाली टेक्नोलॉजी का जमकर इस्तेमाल किया। कंपनी ने 6 देशों में पड़े छापों के दौरान किल स्विच का इस्तेमाल किया। इसमें भारत भी शामिल है, जहां कंपनी के ऑफिसों पर रेड के बाद कंपनी ने किल स्विच का इस्तेमाल किया। किल स्विच के जरिए कंपनी अपने यहां पड़ी रेड के दौरान टैक्स अथॉरिटीज या दूसरी सरकारी एजेंसियों को सबूत न मिल पाए, इसके लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती थी कि रेड पड़ने के समय टैक्स एजेंसियों को कोई डेटा वगैरह हाथ ना लग पाए। उबर फाइल्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि 2014 से 2016 के बीच करीब 13 बार कंपनी ने किल स्विच का इस्तेमाल किया। एम्स्टर्डम में एक पुलिस छापे के दौरान उबर के तत्कालीन सीईओ ट्रैविस कलानिक ने एक आदेश जारी किया था कि कृपया जल्द से जल्द किल स्विच को हिट करें, एम्स्टर्डम में एक्सेस बंद होना चाहिए। उबर फाइल्स में यह भी कहा गया कि कंपनी ने बर्मुडा और अन्य टैक्स हेवन्स के जरिए लाखों डॉलर की टैक्स चोरी भी की है। आइए इस बारे में एक्सपर्ट की राय जानते हैं। दिल्ली में जो वो रेप हुआ था पैसेंजर का दिसंबर फर्स्ट वीक में 5 दिसंबर 2014 को, उसके बाद आपको ध्यान होगा कि सारे देश में बहुत क्रिटिसिज्म इनका होने लगा था और दिल्ली में बैन थी। उसके बाद कुछ स्टेट्स इंटरवीन कर रहे थे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसी में से बात आई कि एक पैनिक बटन होना चाहिए। अब इस समय 6 लाख ड्राइवर जो है वो ड्राइवर पार्टनर्स इनके हैं, जो उन्होंने डेटा हमें दिया है उबर ने, उनके स्पोक्स पर्सन ने 6 लाख। अब वो जो ड्राइवर्स से हमारे रिपोर्टर ने बात की, हमारे सहयोगी ने, वो बता रहे थे कि ड्राइवर्स ने उनको बताया कि एक पैनिक बटन एक गाड़ी में इंस्टॉल करने के करीब 8,000 रुपए खर्चा, को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 6 लाख से, तो करीब जो है वो 480 करोड़ रुपए हो जाते हैं। ये खर्च तो हो गया ड्राइवर्स का, लेकिन पैनिक बटन कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये जब जो कोई क्राइसिस आती है तो उसके बाद एक व्यवस्था बना दी जाती है, लेकिन वो ये जो टेस्ट करने का सिस्टम था, हमारे पुलिस जो आनंद जी ने, उन्होंने जा करके
कई बहुत सारी गाड़ियों में जो ये चेक किया तो वो काम ही नहीं कर रहा था। तो पैनिक बटन तो ये हो गया। किल स्विच जो आप पूछ रहे हैं, किल स्विच एक ऐसा जो इनके इंटरनल कम्युनिकेशन से रिफ्लेक्ट होता है, वो ये है कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर इन्होंने तैयार कराया था कि जब कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी के लोग, कोई टैक्सेशन के लोग, कोई पुलिस के लोग, कोई ट्रैफिक के लोग, या जिस भी सरकारी विभाग का कोई लेना देना है, वो जब इनके यहाँ कोई रेट के लिए पहुंचे तो ये इंटरनल कम्युनिकेशंस इनके उसमें ये रिफ्लेक्ट होता है कि वो कहते हैं कि आप स्टाफ पूरा कोऑपरेट करेगा जो लोग आएंगे उनके साथ, लेकिन वो ये सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करके रखते थे और वो चला देते थे कि वो सिस्टम काम करना बंद कर देता। तो वो कहते हैं कि सब हम तो पूरा आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहा है हमारा सिस्टम। तो उसमें एक इंडिया का भी एक एग्जांपल है जो उन्होंने मेल में लिखा हुआ है कि हमने भारत में यही किया था, और वो तब की बात है, वो जब दिल्ली में रेप हुआ था उसके 1-2 महीने की बात, वो फरवरी 2015 की बात। तो इस तरह की टैक्टिस ये सारे अपना रहे थे। स्टोरी में हमने लिखा हुआ है आज की, आपने देखा होगा कि सारी दुनिया में 1850 लोग और उसमें भारत के कुछ लोग हैं, तो उनको मिला दीजिए तो इतने सारे लोगों का, ये 30 कंट्रीज के इतने लोगों को इन्होंने नाम दिया था स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स की एक लिस्ट उन्होंने तैयार करके रखी थी कि वो समय उनसे हम संपर्क साधेंगे और उनको मिलेंगे, वो हमारे बिजनेस को प्रोटेक्ट और प्रमोट करेंगे, उसमें मदद करेंगे। तो वो बड़ी मिक्स्ड कैटेगरी है, हर तरह के लोग हैं, हर श्रेणी के लोग हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्टोरी में जितना छपा हुआ है उसके अलावा मैं कुछ भी आपको बताने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन उसमें हर फील्ड के लोग हैं, हर सेक्टर के लोग हैं, और ये लिस्ट इन्होंने बहुत ही वेल रिसर्च करके कि किन लोगों से हमारा काम पड़ सकता है, कौन लोग हमारे काम को प्रभावित कर सकते हैं, कौन लोग हमारे बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। दूसरी ओर उबर के प्रवक्ता जिल हेजलबेकर ने अतीत में हुई गलतियों को स्वीकार किया है और कहा है 2017 में बनाए गए सीईओ दारा खुशतरशाही को उबर के कामकाज से जुड़े हर पहलू को बदलने का काम सौंपा गया था। जब हम कहते हैं कि उबर एक अलग कंपनी है तो हमारा मतलब यह है कि कंपनी के 90% मौजूदा कर्मचारी दारा के सीईओ बनने के बाद उबर में शामिल हुए हैं। वहीं भारत में कंपनी के हेड प्रभजीत सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, जब करीब 1 दशक पहले कंपनी ने भारत में अपना बिजनेस शुरू किया था तब देश में राइड शेयरिंग से संबंधित नियम नहीं थे, क्योंकि परिवहन कानूनों ने ऐप आधारित राइड शेयरिंग को विकल्प के रूप में शामिल ही नहीं किया था। हमने नियम कानूनों को अपना लिया है जो तकनीकी बदलावों और शहरों व हमारे ग्राहकों और ड्राइवरों दोनों के हित में है। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा है हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।